गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, हमारी फिजिक्स की क्लासें आपकी चल रही हैं दोस्तों। फिजिक्स की क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। और फिजिक्स में दोस्तों मैं आपके लिए मेजरमेंट, मोशन 2 चैप्टर में आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंटों ने वो क्लासें नहीं देखी वो आप क्लासें दोस्तों पीछे आकर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कल मैंने आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कराया था वो कराया था दोस्तों ग्रेविटेशन, यानी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और आज है हमारा दोस्तों सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट के बाद दोस्तों आपका पूरा गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये आप आज आपका समाप्त होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी ग्रेविटेशन जो है उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें डेली, और उन नोट्सों को रिवाइज किया करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों पलायन वेग से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों पलायन वेग। और पलायन वेग से दोस्तों कुछ ज़्यादा खास आपसे पूछा नहीं जाता, खाली पलायन वेग का एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है ये वाला। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बस यहीं से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पलायन वेग के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, किसी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम बल, किसी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम बल प्रारंभिक वेग, वह न्यूनतम प्रारंभिक वेग जिस पर कोई पिंड उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, उसे कहते हैं हम दोस्तों पलायन वेग। और हर ग्रह का आपको पता है दोस्तों, हर ग्रह का अलग अलग पलायन वेग होता है। जैसे पृथ्वी का अलग होता है, सूर्य का अलग होता है, बुध ग्रह जो है उसका अलग होता है, बृहस्पति का अलग होता है, शुक्र का अलग होता है। हर ग्रह का अलग अलग पलायन वेग होता है। और हमसे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं दोस्तों, पृथ्वी के ही पलायन वेग के आधार पर पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अगर आपसे किसी अन्य ग्रह के ऊपर पूछेगा तो डायरेक्टली आपसे उस ग्रह का पलायन वेग ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपसे कुछ और भी पूछा जाए तो बस कुछ नहीं करना है, आपको उस ग्रह का द्रव्यमान और उस ग्रह की त्रिज्या के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जी का मान आपको मैंने बता ही रखा है दोस्तों, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसे हम दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका मान है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान की खोज पता है दोस्तों आपको किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पलायन वेग कहते किसे हैं दोस्तों। तो किसी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम वेग जिस पर कोई पिंड उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो वह पलायन वेग होता है। पलायन वेग का फॉर्मूला है दोस्तों BE। बी से दोस्तों वेलोसिटी और ई से दोस्तों एस्केप, यानी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों √2gm/r। जी है दोस्तों यहाँ पर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम है दोस्तों उस ग्रह का द्रव्यमान, और आर है दोस्तों उस ग्रह की त्रिज्या। और इसका इस प्रकार से दोस्तों √ निकाल देना है आपको। तो ये होता है दोस्तों पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है। बाकी मैं दोस्तों देखिए पलायन वेग और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। अब पता होना चाहिए दोस्तों पृथ्वी ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह उस क्षेत्र तक ही काम करता है जहाँ तक कि दोस्तों पृथ्वी हो, या फिर दोस्तों उस ग्रह का प्रभाव आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों ये आपका पृथ्वी ग्रह है, और अब दोस्तों मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है मान लीजिए वो यहाँ तक है, इस इतने एरिया तक,
ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी है। यानी दोस्तों जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ तक कार्य कर रहा है, इस सतह तक। ये जो सतह मैंने बताई है यहीं तक ये कार्य कर रहा है। अगर इस सतह से कोई वस्तु आपने इतना तेज फेंका, किसी वस्तु को इतना तेज छोड़ा कि वह पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर गई, मतलब यहाँ इस सतह से और यहाँ पहुँच गई, तो कभी भी वह वस्तु पृथ्वी की ओर लौट कर नहीं आ सकती। और यही होता है दोस्तों पलायन वेग। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ से जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और इधर ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो पिंड है जो आपने फेंका है, जो वस्तु आपने फेंकी है, ये पृथ्वी के पलायन वेग को जैसे ही पार करेगी तुरंत की तुरंत दोस्तों, जैसे ही तुरंत पार करती है इसके पलायन वेग को, तुरंत ये इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएगी, सूर्य के में। तो यह वस्तु कभी लौट कर आ ही नहीं सकती। और आपको पता है दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह सूर्य के बजाय कम है। तो ये कहलाता है, जैसे दोस्तों वो तो मैंने आपके लिए बता ही दिया कि कम है पृथ्वी का सूर्य के बजाय। तो दोस्तों इस सतह को, जहाँ तक इस गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की रेंज है, और उस रेंज को जैसे ही वह पिंड पार करता है, तो पार करने की उस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पलायन वेग। यानी उस क्षेत्र को ये पलायन कर गया, वहाँ से बाहर निकल गया, चला गया, अब यह कभी वापस आ ही नहीं सकता। तो ये होता है दोस्तों पलायन वेग। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों वहाँ पर मैंने आपके लिए बताया एम का मतलब है दोस्तों मास, यानी उस द्रव्यमान, यानी उस ग्रह यानी प्लेनेट, उस ग्रह का मास यानी द्रव्यमान, उस ग्रह की त्रिज्या। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि पलायन वेग का मान फेंकी जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी वस्तु को फेंक रहे हो, किसी पिंड को फेंक रहे हो, तो जो पलायन वेग जो होता है दोस्तों उस पदार्थ के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता, ये आपको याद रखना है। और पलायन वेग का मान प्रक्षेपण कोण पर कभी भी निर्भर नहीं करता। किन दो चीज़ों पर दोस्तों, एक तो द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करता और एक प्रक्षेपण कोण पर, यानी किस कोण से, किस एंगल से उस वस्तु को आपने फेंका, उस पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। और आपको याद रखना है दोस्तों चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है दोस्तों 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, यानी दोस्तों एक सेकंड में 2.4 किलोमीटर, लगभग लगभग दोस्तों आप 2.5 किलोमीटर मान लीजिए। यानी 2.5 किलोमीटर की गति से कोई भी 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो 2.5 किलोमीटर है। ये सॉरी दोस्तों पृथ्वी का नहीं, चंद्रमा का। वहीं पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी दोस्तों 11 किलोमीटर की रेंज होगी एक सेकंड में उस पलायन वेग की, किसकी, पृथ्वी के पलायन वेग की। यानी दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए, किसके लिए दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए, अगर आप किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर फेंक रहे हो और वह पृथ्वी से बाहर चला जाए, तो कभी वह पृथ्वी पर लौट कर नहीं आ सकता। तो ये दोस्तों आपको याद रखना पृथ्वी का पलायन वेग और चंद्रमा का। भाई पृथ्वी से सूर्य तक जाने के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। वहीं बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग 59.5 किलोमीटर पर सेकंड। वहीं दोस्तों सूर्य के सतह पर पलायन वेग 617 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी हो दोस्तों, देखिए चंद्रमा छोटा होता है पृथ्वी की बजाय, तो चंद्रमा का पलायन वेग कम है पृथ्वी की बजाय। पृथ्वी छोटी होती है दोस्तों बृहस्पति सूर्य से, सॉरी दोस्तों बृहस्पति ग्रह से, तो इसका पलायन वेग कम है पृथ्वी का, बृहस्पति का ज़्यादा है। अब बृहस्पति छोटी होती है दोस्तों सूर्य से, तो सूर्य का ज़्यादा है बजाय बृहस्पति के। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, जो पलायन वेग जो होता है दोस्तों उस ग्रह के, तो जो मान लीजिए पृथ्वी का आकार है दोस्तों और बृहस्पति का आकार है, तो हमेशा आपको याद रखना है कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह का, उस प्लेनेट का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों, उसके आकार पर। जिस प्लेनेट का जितना आकार होगा उसका पलायन वेग उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का एरिया भी बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों किसी भी प्लेनेट का जो पलायन वेग जो होता है दोस्तों वो निर्भर करता है किस पर, उसके आकार पर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, ये रही यहाँ पर कि किसी भी ग्रह का
उपग्रह का कक्षीय वेग अगर आपको निकालना हो तो किस प्रकार से निकालना होगा दोस्तों, बीई वेलोसिटी एस्केप इन पलायन वेग बराबर होता है दोस्तों √2 इंटू बी जीरो। बी जीरो क्या है दोस्तों, बी ओ क्या है, बी जीरो नहीं है, बी ओ है, और ये है दोस्तों आपका कक्षीय वेग। तो यहाँ से हमारा पलायन वेग का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों निकलकर, पलायन वेग एक तो मैंने आपके लिए बता दिया वहाँ पर दोस्तों, एक आता है दोस्तों आपका ये वाला √2 इंटू कक्षीय वेग, अगर कक्षीय वेग दिया हो तब। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों ग्रहों, केपलर के ग्रहों की गति के नियम। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि दोस्तों ग्रहों की गति के नियम जो है किसने दिए, केपलर साहब ने। किसने दोस्तों, केपलर साहब ने। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं, केपलर साहब ने दिए थे ग्रहों के लिए। जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि सौरमंडल के सभी ग्रह वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, उनके अक्ष पर सूर्य होता है। यानी दोस्तों जितनी भी ग्रह हैं वो किसके चारों चक्कर लगाते हैं, सूर्य के, यानी सूर्य ही उनका अक्ष होता है, यानी केंद्र जिसे हम कहते हैं दोस्तों। वहीं अगला पॉइंट है दोस्तों, दोस्तों ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। आवर्तकाल का वर्ग किसके समानुपाती होता है दोस्तों, ग्रह की सूर्य से जितनी दूरी है उसके घन के बराबर। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। बात आती है दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की, कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए दोस्तों कोई ग्रह है और ये सूर्य है दोस्तों, ठीक है, ये इसके चक्कर लगा रहा है, तो इसने इस राउंड में, इस शेप में इसके चारों इसी प्रकार से चक्कर लगाएगा। अब दोस्तों यहाँ मान लीजिए कुछ समय था, अब ये ग्रह मान लीजिए यहाँ पहुँचा दोस्तों, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा दोस्तों ये ग्रह, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर वापस यहीं आ गया। तो इस समय अंतराल में जितनी दूरी इसने तय की, ठीक है दोस्तों, जितनी दूरी तय की उसे कहते हैं दोस्तों क्या, कक्षीय वेग, कोणीय वेग, किस कोण पर और कितनी दूरी तय की, कितने समय अंतराल में। आ गए दोस्तों समझ में। तो यही चीज़ें ये यहाँ पर कहना चाहता है दोस्तों, कि जो ये आपका समय अंतराल है, जितने समय में ये दूरी तय की, ये इसके दोस्तों समानुपाती होगी इसके समय के। ये दूरी जो है दोस्तों इसके द्वारा जो समय लिया गया है दूरी तय करने में, उसके समानुपाती होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों ग्रह के बारे में, कि प्लेनेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वे सभी पिंड जो सूर्य को केंद्र मानकर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ग्रह कहलाते हैं, और इनकी संख्या होती है 8। जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, ये सारे। उसी प्रकार दोस्तों उपग्रह होते हैं। तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह जो हैं दोस्तों इनके चक्कर लगाएंगे ग्रहों के। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ये तो प्राकृतिक उपग्रह, और एक दोस्तों कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक आपको याद रखना है दोस्तों चंद्रमा, और कृत्रिम आपको याद रखना है रोहिणी, आर्यभट्ट, जो मानव द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उपग्रह का कक्षीय वेग, यानी कोई भी उपग्रह ग्रह का अलग होता है। अब बात कर दी जाए दोस्तों उपग्रह की, तो उपग्रह, किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग आप किस प्रकार से निकाल सकते हो और क्या होता है वो हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी ग्रह को अपने अक्ष में घूमते रहने के लिए आवश्यक कक्षीय वेग कहलाता है। किसी भी ग्रह को अपने कक्ष में घूमते रहने के लिए आवश्यक जो वेग होता है वह कहलाता है दोस्तों कक्षीय वेग। और उपग्रह को दोस्तों वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल की। और जो ग्रह तथा उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को बल से प्राप्त होता है। जो ये अभिकेंद्रीय बल है किसी भी ग्रह का, वह किसके द्वारा प्राप्त होता है,
वो होता है दोस्तों ग्रह और उपग्रह के मध्य जो बल लगता है उसके द्वारा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कक्षीय वेग का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर ना होकर दोस्तों ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है। उपग्रह की बात हो रही है दोस्तों ये, जबकि मैंने क्या चीज़ बताई थी दोस्तों कि इससे पहले कि द्रव्यमान जो है दोस्तों किसी भी ग्रह का जो वेग होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, जो उपग्रह की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ मैंने ग्रह के बारे में बताया, यहाँ उपग्रह। तो उपग्रह का द्रव्यमान जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर ना होकर ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर होता है। और कक्षीय वेग अगर आपको निकालना हो किसी भी उपग्रह का तो क्या फॉर्मूला है दोस्तों, √GME। ये पलायन वेग है दोस्तों, ME पलायन वेग बटे RE यानी पलायन वेग यानी त्रिज्या आप समझ सकते आज आप कह सकते हैं, और H है दोस्तों क्या, उपग्रह की दूरी, पृथ्वी किसी भी सतह से उपग्रह की दूरी। यहाँ पर दिया भी है दोस्तों, ME है पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं। RE है पृथ्वी की त्रिज्या, सॉरी दोस्तों ये पृथ्वी की नहीं है, ये ME है दोस्तों पलायन वेग। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। RE है पृथ्वी की त्रिज्या और H है दोस्तों पृथ्वी सतह से ग्रह की दूरी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। बाकी इन सभी फार्मूलों को दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। एक पन्ने में जितने फिजिक्स के फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को आप अलग से लिख लेंगे तो और आपको अच्छा बेहतर, आपके लिए अच्छा बेहतर होगा, ताकि दोस्तों आप उन फार्मूलों को एक साथ अच्छी तरह से रिवाइज कर सको। और दोस्तों कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को दोस्तों लाइक करते चले, शेयर करते चले, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक क्या है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कक्षीय वेग के बारे में ही, कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है दोस्तों, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। और वो सबसे नजीक उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का दोस्तों, चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्रमा ना देकर, चंद्रमा क्यों नहीं दिया है दोस्तों, मान लीजिए चंद्रमा के अलावा कोई भी वेग, कोई भी अगर चंद्रमा से भी निकट कोई भी पृथ्वी के पास में कोई भी उपग्रह हो सकता है या भविष्य में खोजा जाए, लेकिन दोस्तों उसका कक्षीय वेग हमेशा कितना होगा, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है दोस्तों, उपग्रह की पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर कक्षीय वेग का मान घटता है, ऑफिशियली दोस्तों घटेगा। अगला है दोस्तों, उपग्रह द्वारा एक परिक्रमण में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने आपके लिए दोस्तों मोशन वाला चैप्टर कराया था, कि कार्य जो होता है वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। वही चीज़ें दोस्तों उपग्रह के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कही गई हैं। क्यों दोस्तों, उपग्रह भी तो क्या है दोस्तों, वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करता है पृथ्वी का, किसी भी ग्रह का, तो इसलिए इसका भी कार्य शून्य होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कक्षीय वेग की दिशा पथ की स्पर्श रेखा के अनुदेश होती है। किसके दोस्तों, पथ की स्पर्श रेखा के अनुदेश। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका उपग्रह के प्रक्षेपण वेग तथा कक्षा की आकृति के बीच संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं तो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, यदि वेग जो है दोस्तों, वेग जो है उस ग्रह के प्रक्षेपण वेग तथा, सॉरी दोस्तों, वेग जो है उस ग्रह की प्रक्षेपण वेग यानी कक्षीय वेग, कोणीय वेग से कम हो तो वस्तु जो है पृथ्वी पर गिर जाएगी। यानी वेग जो है किसी भी उपग्रह का है, और उसका एक दोस्तों प्रक्षेपण वेग है। अगर प्रक्षेपण वेग से कम हो तो वस्तु गिर जाएगी पृथ्वी पर, और बराबर हो तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती रहेगी। और अगर दोस्तों अगर वेग कोणीय वेग से ज़्यादा और पलायन वेग से कम हो तो वस्तु दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती रहेगी। और वेग यदि पलायन वेग के बराबर हो तो क्या होगा दोस्तों, तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाती रहेगी।
और यदि दोस्तों वेग पलायन वेग से ज़्यादा हो तो वस्तु अति परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हुए पलायन कर जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको कि उपग्रह में व्यक्ति का आभासी भार अथवा प्रतिक्रिया बल शून्य होने के कारण भारहीनता महसूस होती है। इसलिए उपग्रह में स्प्रिंग बैलेंस द्वारा वस्तु का भार ज्ञात नहीं किया जा सकता तथा अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन पेस्ट के रूप में ट्यूब से दिया जाता है। कब दोस्तों? उपग्रह के अंदर बात चल रही है दोस्तों। ये आगे आपको याद रखना है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह या पार्किंग उपग्रह जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये क्या होता है दोस्तों? यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विषुवतीय तल में पृथ्वी की चक्रण की दिशा में 24 घंटे के आवर्त काल में चक्कर लगाता है, तब कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर उपस्थित प्रेक्षक को स्थायी प्रतीत होगा और इस प्रकार के उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहेंगे। तो ये होता है दोस्तों आपका भू स्थिर उपग्रह। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए आगे हम समझते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। जैसे दोस्तों ये संचार में सहायक होते हैं। भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं दोस्तों किस में उपयोग किए जाते हैं? संचार में। इसलिए दोस्तों इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या 42,400 किलोमीटर जबकि पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जो भू स्थिर उपग्रह जो होता है इसकी जो त्रिज्या होती है पृथ्वी सतह से कितने दोस्तों? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष कोणीय वेग 0 होता है और भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग 3.08 प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। और अंतिम चीज़ें हैं दोस्तों ध्रुवीय उपग्रह के बारे में, यानी पोलर उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। तो इसके कुछ ये पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे यह वह उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह उपग्रह एक चक्कर में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से एक बार गुजरता है और केवल एक ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के 100% भूभाग को नियंत्रित कर सकता है। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो ध्रुवीय कक्षा का प्रयोग अर्थ मैपिंग में, यानी पृथ्वी जो होती है दोस्तों उसके मापने में किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में लंबे समय तक की भविष्यवाणी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे। तो ये था दोस्तों आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, यानी गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों नोट्स जो आपने बनाए उन्हें आप रिवाइज अवश्य करना ताकि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और इसकी PDF यानी दोस्तों ये जो क्लासें मैंने कराई है, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल प्योर साइंस लाइफ के नाम से ही बना हुआ है, वहाँ पर आप सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जितनी भी आपकी क्लासें होंगी दोस्तों वो आपको उपलब्ध करा ही दी जाती हैं। तो दोस्तों उसको भी आप सब्सक्राइब करें। वहाँ से अगर जो स्टूडेंट क्लासें नहीं ले पाते हैं तो वहाँ से दोस्तों उसको उन नोट्सों को आप वहाँ से जो है दोस्तों निकलवा सकते हैं या फिर दोस्तों अपने खुद के हैंड नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।